जिसके अंतर्गत हमने प्रारंभ किया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आज प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोगों ने पिछले क्लास में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया है। आइए अब देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है अनंत पर रखी गई है ए बी। हमने एक उत्तल दर्पण लिया है एम डैश। उत्तल दर्पण हमने एक लिया है एम डैश। उत्तल दर्पण का यह मुख्य अक्ष है, यह दर्पण का ध्रुव है, यह दर्पण का फोकस पॉइंट है, फोकस बिंदु है, तथा सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। आइए देखते हैं जब भी कोई प्रकाश किरणें वस्तु से होकर निकल रही है, वह प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात यहाँ पर परावर्तन की घटना हो रही है। परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्य फोकस F से होकर आ रही है। तो जो प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह फोकस पर बनेगा। इसके लिए एक और हमने किरण लिया है, क्योंकि प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने एक और किरण लिया है प्रकाश का, यह जो मुख्य अक्ष के नीचे से जा रही है, मुख्य अक्ष के नीचे से जा रही है, मगर यह भी मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें दूरी बढ़ने के साथ साथ इन दोनों के बीच में भी दूरियां बढ़ती जा रही है, अर्थात यह कहीं पर जाकर आगे एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इन दोनों किरणों को जब पीछे मिलाते हैं, ये दोनों ही किरण जाकर यह पर मिलती है। इसी बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है यह वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है तथा आभासी होता है। आभासी इसलिए होता है क्योंकि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण के पीछे है। और हमने आपको बताया था आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि यहाँ पे प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है। अवतल दर्पण में क्या हुआ था, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बने थे वह प्रतिबिंब जो प्रकाश की किरणें थी एक दूसरे को जाकर वास्तव में मिलती थी, जिसके कारण वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता था। उत्तल दर्पण में वास्तव में मिल नहीं रही है किरणें, वह मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, जैसा कि यहाँ पर हमको मिल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु दर्पण से बहुत दूर का मतलब अनंत पर हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है तथा आभासी प्राप्त होता है। पॉइंट है जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। हम देख रहे हैं यह हमारा अनंत पॉइंट है और यह दर्पण का ध्रुव है। अब वस्तु को हमने दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच में लिया है। यहाँ पर हमने एक वस्तु लिया है ए बी। अब इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस F से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है। यह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर आता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। और दूसरी प्रकाश की किरण
वह प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र C की तरफ जाती है, वक्रता केंद्र C की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, वक्रता केंद्र C की तरफ जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से लौटकर चली जाती है, अर्थात वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। अब हम इन दो किरणों के बारे में अगर विचार करेंगे, अगर हम इन और इन दोनों किरणों के बारे में अगर विचार करेंगे तो इन दोनों किरणों के बीच की जो दूरी है वह बढ़ती चली जा रही है। तो ये दोनों किरण आगे जाकर एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करेंगे। अतः इन दोनों किरणों को हम देख रहे हैं, पीछे बढ़ाने के बाद ये दोनों ही किरण एक दूसरे को एक बिंदु B डैश पर काटती हैं, और जब ये किरणें B डैश पर काटती हैं तो उन्हीं दो किरणों के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें ए बी वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है, जो कि वस्तु से काफी छोटा है, सीधा है तथा आभासी है। हमने आपको बताया था आभासी क्यों है, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बना हुआ है। हम देख रहे हैं सीधा क्यों है, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बना हुआ है। मुख्य अक्ष के ऊपर अगर प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब को हम सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि देखने में लग रहा है वस्तु के आकार से काफी छोटा है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वह मुख्य फोकस यह तथा ध्रुव के बीच में मिलता है। हम लोगों ने देखा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पर बनता है। अगर वस्तु अनंत पर है तब तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच में मिलता है। अब हम एक चित्र के माध्यम से वस्तु के अलग अलग पोजीशन के लिए प्रतिबिंब के अलग अलग पोजीशन के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक उत्तल दर्पण लिया है, जहाँ यह इसका है फोकस पॉइंट, C है वक्रता केंद्र। फोकस पॉइंट और फोकस पॉइंट तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसी दूरी के बराबर हमने यहाँ पर एक फोकस पॉइंट बनाया है, और वक्रता केंद्र की जो दूरी है उतनी ही दूरी हमने लेकर एक वक्रता केंद्र इधर बनाया है। यह इसलिए बनाया है क्योंकि हम अलग अलग स्थानों पर वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हमने देखा था जब वस्तु एक नंबर पर है, एक नंबर का मतलब है जब वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर मिलता है। वस्तु से सबसे छोटा प्रतिबिंब जो होता है वह फोकस में प्राप्त होता है। वस्तु का सबसे छोटा प्रतिबिंब फोकस में प्राप्त होता है जब वस्तु अनंत पर है तब। दूसरा पोजीशन बताता है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच में है। तो वक्रता केंद्र C के बीच में अगर है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब 2 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ पर मिलता है। यह प्रतिबिंब फोकस से थोड़ा ध्रुव की तरफ फोकस से ध्रुव की तरफ मिल रहा है, लेकिन जो वस्तु का आकार फोकस पर था उस आकार से बड़ा प्रतिबिंब मिल रहा है। अब तीसरा पोजीशन है वक्रता केंद्र C। अगर वस्तु वक्रता केंद्र C पर है तब उसका प्रतिबिंब 3 नंबर का प्रतिबिंब हमको यहाँ पर मिल रहा है। वह भी प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच में ही मिल रहा है, लेकिन यह प्रतिबिंब अन्य दो प्रतिबिंबों के तुलना में थोड़ा बड़ा है। आइए देखते हैं चौथा पोजीशन। चौथे पोजीशन में जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब 4 नंबर का प्रतिबिंब हमको यहाँ पर मिलता है, जो प्रतिबिंब इन 3 प्रतिबिंब की तुलना में बड़ा है। अब पांचवा पोजीशन है जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तब। अब फिर वस्तु को जब फोकस पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमको यहाँ पर मिलता है 5 नंबर का प्रतिबिंब। यह 5 नंबर का जो प्रतिबिंब मिल रहा है यह प्रतिबिंब
अन्य प्रतिबिंब की तुलना में बड़ा प्रतिबिंब है। अब हम छठवां पोजीशन, जब प्रतिबिंब को फोकस तथा ध्रुव के बीच में, जब हम वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रख रहे हैं तब, तो 6 नंबर का प्रतिबिंब हमको यहां पर मिलता है ध्रुव के पास, ध्रुव के पास और फोकस से दूर, किंतु फोकस तथा ध्रुव के बीच में ही। तो अगर वस्तु को हम फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमको सबसे बड़ा मिलता है, ये जो दिखाई दे रहा है। और ये सभी प्रतिबिंब सीधी है क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसीलिए उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो सब सीधा प्रतिबिंब होता है। और सभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रही हैं, इसलिए सभी प्रतिबिंब जो होती है आभासी प्रतिबिंब होती है। दर्पण के पीछे प्राप्त होने के कारण ये सभी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब हैं। आइए हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहां-कहां कर सकते हैं इसको समझते हैं। पहले तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग। यह दर्पण, इस दर्पण का उपयोग करके हम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को एक स्थान पर कन्वर्ज कर सकते हैं, इसलिए इस दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इस दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम वस्तु को फोकस तथा पोल के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। तो हम अपने चेहरे को फोकस तथा पोल के बीच में रखकर उसका प्रतिबिंब बड़ा कर हमको छोटे छोटे चीजों को भी हम आसानी से देख सकते हैं। डॉक्टरों के द्वारा, जो कान के डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर जो होते हैं, उनको इन डिफेक्ट को पहचानने के लिए, इसको बड़ा कर देखने के लिए इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग, या हम इसको डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं, जो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। अब टेबल लैंप, टेबल लैंप में भी इसका उपयोग करते हैं। या टेबल लैंप की जो डिजाइन होती है वह अवतल दर्पण की तरह होती है, क्योंकि सभी प्रकाश की किरणों को टेबल लैंप क्या करता है, एक स्थान पर केंद्रित करता है जहां पर उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। और पांचवा उपयोग है मोटर कार के हेडलाइट में। मोटर कार के हेडलाइट में इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो हेडलाइट होता है उसका उपयोग होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट का उपयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए होता है। तो होता है क्या, जब हेडलाइट में बल्ब को हम फोकस पे रख देते हैं, फोकस पॉइंट पर रख देते हैं, तो इस फोकस पॉइंट से निकलने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें होती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश की किरण काफी दूर तक पहुंच जाती है, इसलिए इस दर्पण का उपयोग हम मोटर कार के हेडलाइट में करते हैं। सोलर कुकर में भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोलर कुकर में जो ऊपर का ढक्कन होता है उस ढक्कन में दर्पण लगा होता है, वह दर्पण जो होता है अवतल दर्पण ही होता है। ये क्योंकि इस दर्पण में प्रकाश की किरणें जो पड़ती हैं उन सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह कलेक्ट कर देता है, जिससे यहाँ पर रखा हुआ भोजन आसानी से पक जाता है। तो सोलर कुकर में भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। टार्च में, चूंकि टार्च का भी उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, तो टार्च को बनाते समय उसका जो पिछला भाग होता है उस भाग को हम अवतल दर्पण की तरह बनाते हैं। और अवतल दर्पण की तरह क्या, वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार ही करता है, वो अवतल दर्पण ही होता है। क्योंकि जब हम बल्ब को या उसके बल्ब को जब हम इसके फोकस पर रख देते हैं तो उसके फोकस से होकर जो प्रकाश किरण निकलती है वो दूर तक चली जाती है और वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर।
इस दर्पण को हम अपसारी दर्पण के रूप में भी जानते हैं या डाइवर्जिंग मिरर के रूप में। क्यों? डाइवर्जिंग का मतलब होता है मार्ग से विचलित कर देना, हटा देना। हम देख रहे हैं जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, उन सभी प्रकाश की किरणों को यह दर्पण फैला दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, उनके मार्ग से उनको हटा दे रहा है। इसलिए इस दर्पण को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण। दूसरा उपयोग है साइड मिरर के रूप में। मोटर गाड़ी में ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा होता है वह दर्पण होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण होता है कि प्रत्येक दशा में वस्तु चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, वह हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनाता है, जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। और दूसरी बात, यह वही दर्पण है, यह दर्पण ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा हमें यह पता चल सकता है कि वस्तु हमसे दूर है या नजदीक, या हम दर्पण में देखकर ही बता सकते हैं। कैसे? जब वस्तु दूर होता है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती जाती है उसके प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता चला जाता है। तो हम केवल दर्पण में ही देखकर बता सकते हैं कि वस्तु दूर है या नजदीक। इसी का प्रयोग कर इसी दर्पण का प्रयोग कर जो ड्राइवर होता है वह पता कर लेता है कि पीछे की गाड़ी जो आ रही है या पीछे जो वस्तु है वो दूर है या नजदीक है। तीसरा उपयोग गलियों में लगे लैंप के रूप में। स्ट्रीट लाइट, गलियों में जो लैंप लगा होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है उस प्रकाश को अत्यधिक दूर तक फैलाना। तो अत्यधिक दूर तक प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है उत्तल दर्पण। तो उस लैंप में जो उसका पीछे का भाग होता है उसको उत्तल दर्पण के तरफ बनाते हैं, या जो उसमें दर्पण लगे होते हैं उसको उत्तल दर्पण को लेते हैं, जिसके द्वारा वह प्रकाश काफी दूर तक फैल जाता है। अब आगे की जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।